Assalamu alaikum everyone. I am Haider Ali and I am academic counselor at CAPES CSS. So students, the topic today that we are going to discuss is Indo-Pacific region that is currently the center of world geopolitics. इसके अंदर सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इंडो पैसिफिक रीजन है क्या, इसमें कौन कौन से एरियाज आते हैं और कौन कौन से कंट्रीज आते हैं। इंडो पैसिफिक रीजन में पूरा का पूरा इंडियन ओशियन आता है और इसमें पैसिफिक ओशियन का वेस्ट पार्ट आता है। अब हम ये देखेंगे कि इसकी करंट सिनेरियो में इतनी इंपॉर्टेंस क्या है या इंडो पैसिफिक पूरे रीजन की इंपॉर्टेंस क्या है। इंडो पैसिफिक रीजन जो है इसमें 61% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो रिसाइड करती है इसके सराउंडिंग कंट्रीज में। अब हम आते हैं कि ये इकोनॉमिकली इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। इकोनॉमिकली ये इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसमें वर्ल्ड के इम्पोर्टेंट स्ट्रेट्स आते हैं जिनमें स्ट्रेट ऑफ मलक्का भी एक है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का में 25% जो है ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स जो है वो होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो 3.3 ट्रिलियन डॉलर जो है दुनिया में जो वर्ल्ड ट्रेड का है वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होके जाता है। दैट इज द 1/3 ऑफ द वर्ल्ड टोटल ट्रेड। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर जो है वो न्यूक्लियर कंट्रीज भी आती हैं। न्यूक्लियर कंट्रीज कौन कौन सी आती हैं इसमें? न्यूक्लियर कंट्रीज में इसमें चाइना है और इसमें इंडिया है। फिर हम आते हैं कि इसके अंदर इसकी इंपॉर्टेंस और किस तरह है। इसकी इंपॉर्टेंस इस तरह है कि इसमें मैरीटाइम डिस्प्यूट्स भी हैं। मैरीटाइम डिस्प्यूट्स कहाँ पे हैं इसमें? क्योंकि इसमें साउथ चाइना सी भी कंप्लीटली आता है, तो आसियान कंट्रीज के और चाइना के डिस्प्यूट्स हैं साउथ चाइना सी के अंदर। और वो डिस्प्यूट्स क्या हैं? इन डिस्प्यूट्स में ये आता है कि आसियान कंट्रीज ये क्लेम कर रही हैं कि चाइना जो है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज जो है उसको वायलेट कर रहे हैं और चाइना ये क्लेम करता है कि ये सारा का सारा रीजन हमारा है, इसकी वजह से यहाँ पे डिस्प्यूट्स हैं। अब हम नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स द मेन पार्ट ऑफ आवर टॉपिक, दैट इज इन द करंट सिनेरियो व्हाई इट इज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि चाइना जो है वो इस टाइम वर्ल्ड लेवल पे जो है एज ए सुपर पावर इमर्ज कर रहा है। अब चाइना चूंकि वर्ल्ड लेवल पे सुपर पावर इमर्ज कर रहा है तो इट इज अ डायरेक्ट थ्रेट टू द यूनाइटेड स्टेट्स दैट इज करंटली द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। अब यूएस जो है उसको ये बात खटक रही है कि चाइना जो है इतना जो है सुपर पावर क्यों बन रहा है। उसके लिए फिर वहां की जो एंटी चाइनीज कंट्रीज इस रीजन में हैं उन्होंने एक अलायंस बनाया जिसको क्वाड कहते हैं। अब क्वाड के अंदर 4 कंट्रीज आती हैं, इंडिया, जापान, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद हम देखते हैं कि ये क्वाड बना कब था। क्वाड 2004 में आफ्टर द डिजास्टर्स सुनामी इन द इंडियन ओशन, जब 2004 में डिजास्टर सुनामी आया था इंडियन ओशन में जिसमें मोर देन 200,000 पीपल डाई। उसके बाद इन कंट्रीज ने एक पार्टनरशिप की, इसके अंदर एक अलायंस बनाया कि हम अपने मोर देन 40,000 ट्रूप्स जो है वहां पे भेजेंगे और लोगों को रेस्क्यू करेंगे। उसके बाद 2-3 साल तक क्वाड की कोई एक्टिविटी नहीं रही, क्वाड रिमेन्ड इनएक्टिव। फिर होता क्या है, 2007 में वहां पे इंडियन ओशियन में मालाबार एक्सरसाइजेस के नाम से मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं जिसमें ये चारों कंट्रीज जो हैं वो टेक पार्ट करती हैं। उसके बाद क्वाड जो है ये एक स्ट्रेटेजिक अलायंस बन जाता है और ये डायरेक्ट थ्रेट बन जाता है चाइना के लिए। अब चाइना इसके अगेंस्ट करता क्या है? चाइना इसके अगेंस्ट बहुत स्ट्रांगली और बहुत स्फीयरली प्रोटेस्ट करता है। उस प्रोटेस्ट के नतीजे में होता क्या है, क्वाड क्रम्बल कर जाता है और उसकी जो रीजंस हैं उसकी वो रीजंस ये हैं कि शिंजो आबे जो जापान के प्राइम मिनिस्टर थे और जो मेन फोर्स थे क्वाड के पीछे, जो इसके पीछे इसको एक्टिव करने के पीछे थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया। क्यों? 2007 में, क्योंकि उनको इलनेस थी, इसके इलनेस की वजह से उन्होंने रिजाइन कर दिया। और ऑस्ट्रेलिया में नई गवर्नमेंट आ गई और यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया? यूनाइटेड स्टेट्स ने वहां पे उस टाइम 2007 में उस एरा में उनको
ईरान के अगेंस्ट चाइना की सपोर्ट चाहिए थी। अब चाइना की सपोर्ट हासिल करने के लिए उनको इससे बैकफुट पे जाना पड़ा, और सपोर्ट किस लिए चाहिए थी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उनको वोट चाहिए था चाइना का ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगवाने के लिए। अब आते हैं करंट सिनेरियो में। करंट सिनेरियो में क्वाड की क्या इंपॉर्टेंस है और क्वाड फिर से क्यों एक्टिव हो रहा है, उसकी रीजंस हैं। क्योंकि 2013 में चाइना ने अपना फ्लैगशिप प्रोजेक्ट लॉन्च किया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम से। इस प्रोजेक्ट का पर्पस है कि एंशिएंट सिल्क रूट को रिवाइव किया जाए ताकि दुनिया में ट्रेड को प्रमोट किया जाए और ट्रेड रूट्स में उनको डेवलप किया जाए। इसका मकसद था कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो दुनिया में। अब एंटी चाइनीज जो कंट्रीज हैं उन्होंने इसको परसीव किया एज अ थ्रेट, तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने फिर से क्वाड को एक्टिव किया है और 2020 में क्वाड को एक्टिव करने के बाद नवंबर 2020 में उन्होंने मिलिट्री एक्सरसाइजेस यहाँ पे दोबारा कंडक्ट की हैं। चाइना ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया है और चाइना ने कहा है कि ये जो चीजें हैं ये इस्टेब्लिश कर रही हैं कि चाइना के अगेंस्ट अलायंस बना हुआ है, और इसकी वजह से हो क्या रहा है कि ये एक एशियन नेटो बन रहा है जो कि चाइना के अगेंस्ट है। उसके क्वाड के बाद एक और अलायंस बनता है, द मोस्ट रिसेंट सिनेरियो इन द इंडो पैसिफिक रीजन। और वो अलायंस क्या बनता है, उस अलायंस में होता ये है कि ऑकस के नाम से 3 कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूनाइटेड स्टेट्स एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाती हैं, और उस पार्टनरशिप का कंक्लूजन ये होगा या उस पार्टनरशिप के नतीजे में होगा क्या, उसमें ये होगा कि ऑस्ट्रेलिया को यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम ये जो है सबमरीन प्रोवाइड करेंगी चाइना को काउंटर करने के लिए। तो चाइना ने फिर से इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया है, लेकिन अब ये कंट्रीज चूंकि देख रही हैं कि चाइना इमर्ज कर रहा है सुपर पावर, और ये सारी कंट्रीज ट्रेडिशनली चाइना के अगेंस्ट भी रही हैं। यूएस इसलिए अगेंस्ट है क्योंकि चाइना इमर्ज कर रहा है सुपर पावर। उसके बाद क्वाड की जो कंट्रीज हैं वो इसलिए अगेंस्ट है, इंडिया की हिस्ट्री है चाइना के अगेंस्ट, तो ये सारी कंट्रीज जो है एज ए थ्रेट परसीव करती हैं चाइना को। अब इसका जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने इसके बारे में क्या कहा है, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर कहते हैं नोवेयर इन द वर्ल्ड चेंज इज हैपनिंग मोर देन इन आवर रीजन। तो ये सारी चीजें ये एस्टैब्लिश करती हैं कि करंट सेंटर ऑफ जियोपॉलिटिक्स जो है वो इंडो पैसिफिक रीजन है, और अगर टेंशंस यूं ही एस्केलेट करती रही तो ये इट कुड एस्केलेट इनटू अ वॉर। अब इसका वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, और ये ना सिर्फ वॉर की तरफ जाएगा, अगर वॉर होती है तो उसके नतीजे में सिर्फ ह्यूमन लाइव्स नहीं थ्रेटेंड होंगी, उसका रिजल्ट एक ये भी आएगा कि जो पूरी दुनिया की जो है पूरी दुनिया उससे डिस्टर्ब होगी। वो क्यों, जैसे कि हमने पहले एस्टैब्लिश किया कि इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाएगी पूरी दुनिया की। उसके बाद हम आते हैं कि हमें इसका वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, कंट्रीज को मिलके क्या करना चाहिए। अब जैसे कि 2017 में जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अपनी पॉलिसी दी थी, यहाँ पे उन्होंने कहा था कि इंडो पैसिफिक रीजन शुड बी ओपन एंड फ्री। तो इस पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए, प्लस इसकी डीमिलिटराइजेशन करनी चाहिए ताकि इस रीजन में पीस डिस्टर्ब ना हो। थैंक यू वेरी मच।